Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation part 2. ठीक है, तो ब्लड एंड सर्कुलेशन का ये पार्ट 2 है. मैं पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुकी हूँ. आई होप कि आप सभी लोगों ने देख लिया हो और पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल चुकी होगी. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल में. ठीक है, ये जो यूनिट नंबर 7 है मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगी ऑन यूट्यूब. ठीक है, बिफोर यूर CSIR नेट 2023 दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं इसे करवा दूंगी. ठीक है, सो गाइस बने रहिए यूट्यूब पे. ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. तो चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ. ठीक है, तो गाइज़ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, अगर मैं एज अ समरी बताऊं तो कि हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड, मैंने आपको बताया ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड के बारे में बताया. ब्लड में जो है 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और बाकी का जो 45% होता है वो क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है. तो हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेक्शन में. ठीक है, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा का कंटेंट जो प्लाज्मा में होता है वो 90 से 92% तक तो क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, राइट. और उसके बाद जो 8 to 10% बचता है उसमें से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे. उसके बाद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है. जैसे आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस, ये सारे आयंस हो गए. ठीक है, सॉल्ट्स हो गए, गैसेस हो गए, ये सारे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लाज्मा के. नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, चलो, तो ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है. पहले तो इसका कंपोजिशन कितना होता है, यानी कितना परसेंट आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है. तो ज़रा देखें, तो अराउंड 7 to 9% जो है वो सेल हमारी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है. ठीक है, 7 to 9%. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इट कंटेन प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंटीकोगुलेंट, डिफेंस कंपाउंड, एंड हार्मोन्स. ठीक है, ये सारा चीज़ें जो है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. सबके साथ हम एक एक करके डील करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड प्रोटीन्स के बारे में. कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ब्लड प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन हम कह सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है, तो सबसे पहले ए है प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है, और ये कितना परसेंट होता है, अराउंड 6 to 7% तक जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो है वो प्लाज्मा में प्रोटीन का प्रेजेंट होता है अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट में देखें तो. ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन कंटेंट होता है, प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये कौन कौन से होते हैं ज़रा देखते हैं. तो ये जो है आपने सुना तो होगा, एल्ब्यूमिन हो गया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. और भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैंने बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. ठीक है,
जिसमें से एल्बुमिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे जब मैं क्लॉटिंग पढ़ाऊँगी, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ठीक है, अदर फैक्टर्स जो भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। वो सारे के सारे फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में। ग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबुलिन को मैं अगर फिर से डिवाइड करूं तो ग्लोबुलिन जो है वो कौन कौन से ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लोबुलिन होते हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, ये तीनों ग्लोबुलिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन जो है वो ये ओनली, इसके बारे में कुछ और बातें सुनते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन होता है, दिस इज ओनली प्लाज्मा प्रोटीन synthesized आउटसाइड द लीवर, यानी लीवर के बाहर ये सिंथेसाइज किया जाता है, आउटसाइड द लीवर। तो आउटसाइड यानी लीवर इसे सिंथेसाइज नहीं करता है, तो कौन इसे सिंथेसाइज करता है? दैट इज यूर इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स इसे सिंथेसाइज करते हैं, दिस गामा ग्लोबुलिन को। इस गामा ग्लोबुलिन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो नेक्स्ट उससे बताती हूँ, नेक्स्ट पेज से। जो गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है, इसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट? तो इसमें होते हैं सारे, जैसे आपकी एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है, जैसे IgG हो गया, ठीक है, इसको हम गामा बोलते हैं IgG को। IgA हो गया, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। IgM हो गया, इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो बोलते हैं, सॉरी। इसके बाद हो गया IgD हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हो गया दैट इज़ IgE, इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन हम इसको बोलते हैं। तो ये सारे शॉर्ट नेम हैं इनके, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं, जिसमें से जो गामा वाला चेन होता है ये सबसे लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट चेन होती है। और जो म्यू वाला होता है, माइक्रो वाला होता है, सॉरी, ये हैवीएस्ट होती है, ठीक है, हैवीएस्ट होती है, ठीक है। तो ये लाइटेस्ट हो गया और ये हैवीएस्ट हो गया, ओके। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। इन सब के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया। तो सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्ब्यूमिन कितना % जो है वो प्रेजेंट होता है? तो एल्ब्यूमिन होता है अराउंड 4% जो है वो प्रेजेंट होता है, 4% जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है सारे प्रोटीन्स को मिला के, ठीक है। अगर ये इन चारों को अगर हम देखें, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, हाईएस्ट % इसका होता है, ठीक है, इन बाकी अदर प्रोटीन्स के मुकाबले, ओके। तो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। ये सबसे छोटा, मतलब साइज में अगर हम बोलें तो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका रोल क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और कितना जो है ये मेंटेन करके रखता है? जो नॉर्मल आपका होता है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल
ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी BCOP इन शॉर्ट में लिखेंगे तो नॉर्मल BCOP आपका कितना होता है, अराउंड 28 से 32 mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि नॉर्मल ब्लड कोलॉइड प्रेशर को मेंटेन रखना है, यानी हमारी बॉडी में अराउंड 28 से 32 mm ऑफ Hg जो है वो ब्लड का प्रेशर जो है, कोलॉइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, उसको मेंटेन करके रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन की, ठीक है। सेकेंड इज अवर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबुलिन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो अराउंड 2 to 2.5%, ठीक है। जितना एल्ब्यूमिन होता है उसका हाफ जो है हमारी बॉडी में ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन 10 है तो ग्लोबुलिन 5 प्रेजेंट होगा, अगर एल्ब्यूमिन 4% है तो ग्लोबुलिन 2% होगा, ठीक है। तो जस्ट हाफ ऑफ द क्या एल्ब्यूमिन के जस्ट हाफ जो है वो ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। जो रेशो, जैसे मैंने आपको बताया, रेशो होता है, रेशो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इन ब्लड इज 2:1। 2:1 में जो है वो आपका एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, यानी एल्ब्यूमिन अगर आपका 2 है तो ग्लोबुलिन क्या होगा, 1 होगा। एल्ब्यूमिन 4 है तो ग्लोबुलिन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वो रेशो मेंटेन होता है इनका। नेक्स्ट है ये कैसे, किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड थ्रू, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो जनरली जो है ग्लोबुलिन लीवर के थ्रू जो है वो सिक्रेट किया जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया जो गामा ग्लोबुलिन है, जो मैंने अभी टेबल के थ्रू बताया, गामा ग्लोबुलिन जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इनका रोल क्या है, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को हमारी बॉडी में, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया, वायरसेस और उनके टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन का मेन काम क्या है, वो डिफेंस, एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, ठीक है। सो हमारे ब्लड में, इन अवर ब्लड, अगर मैं ब्लड की बात करूँ, इन ब्लड 3 types of globulin are present. 3 types of globulin are present, ठीक है। तो 3 तरीके के ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, दैट इज अल्फा ग्लोबुलिन की, ठीक है। अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। एक्चुअली में ग्लोबुलिन प्रोटीन क्यों पड़ा है इनका नाम, क्योंकि ये ग्लोब शेप के हैं। जो भी प्रोटीन का नाम ग्लोबुलिन होता है ना, वो ग्लोब शेप, यानी जैसे हमारी अर्थ की शेप है ना राउंड, वैसे ही जो है इनकी शेप होती है। अगर हम इनकी शेप देखें तो ये अराउंड लगभग, मतलब कंप्लीट राउंड नहीं, लेकिन लगभग जो है, जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लगभग राउंड शेप के देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम ग्लोबुलिन प्रोटीन, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा ग्लोबुलिन की। अल्फा ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, तो अल्फा ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। ये कौन कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, एग्जाम्पल क्या है इसका, दैट इज
सिरुलोप्लाज्मिन। सिरुलोप्लाज्मिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट कॉपर। कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, यानी Cu को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, सिरुलोप्लाज्मिन का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्या पता 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए, 2 मार्क्स में मे बी पूछ लिया जाए, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड वन इज अवर बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन क्या काम है, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन का भी देख लेते हैं। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर के थ्रू इसे प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है इसका ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ट्रांसफेरिन का जो रोल होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज द रोल ऑफ ट्रांसफेरिन। लास्ट है आपका थर्ड वन इज गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन का क्या रोल है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सारे प्रोटीन्स जो है वो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, बट ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू ये प्रोड्यूस और सिक्रेट होते हैं। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल भी समझ लेते हैं। दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंस ठीक है, तो इनका काम क्या है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना, उनके टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, और दे एक्ट एज अ एंटीबॉडीज, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज की तरह ये काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। और इन्हें हम क्या भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे नेक्स्ट पेज से लिख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी सभी लोगों को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, सो ब्लड में कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgA, ये 5 तरीके के प्रेजेंट होते हैं। तो चलो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो इन ब्लड there are 5 types of immunoglobulin, 5 types of immunoglobulins। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, कौन सिक्रेट करता है, इसको जरूर याद रख लेना। दीज आर सिक्रेटेड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स, नॉट लिवर। ओके, बाकी सभी को लिवर कर रहा है, बट इनको क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कर रहे हैं। तो 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आता है आपका, दैट इज IgG। IgG को हम क्या बोलते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ठीक है, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितना 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 प्रेजेंट होता है, दैट इज, इनका अमाउंट देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका IgG प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो ये अराउंड 75% तो आपका यही प्रेजेंट होता है बॉडी में। ठीक है, 75%, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो, मैक्सिमम जो है वो यही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर पूछ लिया जाए कभी, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका,
ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,46,000, ठीक है, 1,46,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी, ठीक है, ये एक इकलौती एंटीबॉडी है। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ AB करके, विच कैन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्रॉस कर सकती है, प्लासेंटा। सो ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मदर गिव्स हर चाइल्ड दिस एंटीबॉडी, ठीक है, मदर गिव्स चाइल्ड दिस एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो है वो मदर अपने चाइल्ड को देते हैं, यानी हमें अपनी मॉम से जो है वो कौन सी एंटीबॉडी मिली है, दैट इज़ IgG, क्योंकि यही एक इकलौती एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को। बाकी अदर जो 4 टाइप के एंटीबॉडी है, ठीक है, जैसे IgA हो गया, IgM, IgD, IgE, ये चारों की चारों क्रॉस नहीं कर सकती प्लासेंटा को, ठीक है। तो प्लासेंटा को क्योंकि सिर्फ और सिर्फ IgG क्रॉस कर पाती है, दैट्स वाई जब हम एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहे होंगे तब हमारी मदर ने हमें जो है ये एंटीबॉडी डायरेक्ट थ्रू प्लासेंटा के थ्रू जो है वो दे दी थी, IgG, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, अराउंड 75% तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट है IgG के बारे में पढ़ लेते हैं, IgA के बारे में, सॉरी। नेक्स्ट इज IgA, ठीक है। IgA का क्या रोल है, दिस इज़ अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या रोल है, इसका भी हम जान लेते हैं। ये 10 to 5% होता है, अराउंड 10 to 5%। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,70,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होगा 1,70,000, ठीक है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी, इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी, क्योंकि ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जैसे आपका इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन होता है या मिल्क सिक्रीशन होता है, उसमें जो है ये मिल्क में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो जब आप एम्ब्रायोनिक स्टेज में थे तब आपको आपकी मदर ने IgG इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी दी, ठीक है। और जब आप पैदा हुए, यानी जब आपने बर्थ लिया और आपने मिल्क लिया अपनी मॉम से, तो वो जो मिल्क दिया आपकी मॉम ने, उस मिल्क में आपकी मॉम ने कौन सी एंटीबॉडी दी, IgA, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं करना है। IgA भी हमें मदर से मिलता है, IgG भी हमें मदर से मिलता है, लेकिन IgG हमें एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में मिलता है, IgA हमें अपनी मदर के मिल्क में मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, सिक्रेटरी एंटीबॉडी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ AB करके, ठीक है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं हम इसे, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन glandular secretion like intestinal secretion एंड मिल्क, ठीक है, मिल्क में, ठीक है। तो मिल्क सिक्रेशन में आफ्टर बर्थ अगर मैं बात करूँ, आफ्टर बर्थ मदर गिव हर चाइल्ड IgA, ठीक है। तो IgA एंटीबॉडी जो है वो आफ्टर बर्थ के बाद जो है मदर अपनी चाइल्ड को देता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपकी IgA की स्टोरी। अब हम IgM की स्टोरी पढ़ते हैं। IgM की स्टोरी क्या है, थर्ड इज
IgM को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसका परसेंट कितना होता है, ये कितने परसेंट में प्रेजेंट होती हैं, तो वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है 5 to 10%, 5 to 10% जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका अराउंड होता है 9,60,000, ठीक है, 9,60,000 जो कि एकदम मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका जो है मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका होता है। इतना मॉलिक्यूलर वेट किसी और अदर एंटीबॉडी का नहीं होता है, ठीक है। तो IgM का जो है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ओके। नेक्स्ट है, और ये किससे के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। ये किस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। दे आर प्रोड्यूस्ड and secreted at the time of recent infection of pathogen, ठीक है, recent infection of pathogen, ठीक है। तो जिस टाइम पे पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, यानी स्टार्टिंग जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम पे ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है टू किल दैट पैथोजन, ठीक है। तो उस पैथोजन के लिए ये सिक्रीट होता है जिस टाइम पे पैथोजन जो है वो अटैक करता है, यानी इन्फेक्टेड होते हैं हम जिस टाइम पे, ठीक है, पैथोजन्स के थ्रू, ओके। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ इज IgD, ठीक है। IgD को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये अराउंड 1 to 3% प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। कितना होता है, 1 to 3% प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 1,84,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एंटीबॉडी, हम इसको सरफेस एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, सरफेस एंटीबॉडी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये किसके सरफेस में प्रेजेंट होता है, बी लिम्फोसाइट्स की सेल, जो आपके बॉडी में बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनकी सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हम इनको सरफेस एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम सरफेस एंटीबॉडी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपका ये बी लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये बी लिम्फोसाइट की सेल है, ठीक है, तो इसकी सरफेस में कुछ इस तरीके से ये IgD एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एंटीबॉडी ऐसी बनती है ना, इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये बी लिम्फोसाइट की सेल है और ये एंटीबॉडी है IgD, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। फिफ्थ इज आपका IgE, ठीक है, IgE के बारे में क्या है, IgE को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन हम बोलते हैं। और ये जो है सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, यानी इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। अगर मैं बताऊँ इसका परसेंटेज कितना होता है तो अराउंड 0.005%, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है अराउंड 1,88,000 के अराउंड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम एलर्जिक एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एलर्जिक एंटीबॉडी, ठीक है, एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं क्योंकि ये जब एलर्जी होती है ना, कोई भी टाइप की एलर्जी होती है तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई हम इसे एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है,
क्यों बोलते हैं? प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सीवियर एलर्जी। सीवियर एलर्जी जब होती है तो उस टाइम पे जो है वो एंटीबॉडी जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप आपको पांचों की पांचों एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी इन डिटेल तो आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो, मैं यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ क्योंकि हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ब्लड के कंपोजिशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके जो यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपके, ये सारे के सारे ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन फैक्टर हैं। ठीक है, जो कि आपके ये भी इसी में इंक्लूड होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा है? फिब्रिनोजेन। क्लॉटिंग फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। क्लॉटिंग फैक्टर 3 इज टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लॉटिंग फैक्टर 4 इज कैल्शियम। क्लॉटिंग फैक्टर 5 इज प्रोएसिलिन, जिसे हम लेबाइल फैक्टर भी बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 6 आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5th के बाद सीधा 7th क्लॉटिंग फैक्टर आता है, उसका नाम क्या है? प्रोकन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन को हम स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 9, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट है। ठीक है, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लॉटिंग फैक्टर 10, जिसे हम स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 12, जिसे हम हैगमैन फैक्टर बोलते हैं। और लास्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 13, जिसे हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लैकी लोआर्ड फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये भी आपके जो है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझेंगे जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, तो इनका फंक्शन हम समझेंगे। ब्लड क्लॉटिंग जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं इनका फंक्शन आपको जो है वो बता दूँगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो और क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, ये हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन का पोर्शन अब हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है आपका बी वाला, दैट इज़ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, जो भी खाना आप खाते हो, जैसे खाना जो ऑब्जर्व करते हो, खाते हो, फिर फाइनली जो ब्रेक डाउन होता है खाना, किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जो भी होता है आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लाइसरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, एंड वाइटामिन्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले हम ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज, थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपके नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? कितना होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल? कितना होता है आपका? 80 to 120 mg। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, mg/dl। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये होता है प्लाज्मा में एंड आरबीसी इन सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, इट अकर्स इन प्लाज्मा एंड आरबीसी, दोनों में ये सेम, लगभग सेम कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट कम्स फ्रॉम इंटेस्टिनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भी आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट फाइनली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फिर जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से आप इसे ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, और जब आपको इसे स्टोर करना होता है लीवर में तो किसके फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो स्टोर
इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो उसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं? दैट इज़ हाइपर ग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया। और जब लो हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल तब हम उसके लिए क्या कौन सा बोलते हैं, कौन सा टर्म बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। ये दो टर्म है, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब हो गया इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। और हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब हो गया डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल, वो कितना होना चाहिए? पता होना चाहिए। दिस इज ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल कितना होना चाहिए? 50 to 180 mg/dl, ठीक है, ठीक है। तो इतना जो है आपका जो है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कौन करता है? तो सिंथेसाइज बाय लीवर इसे सिंथेसाइज करता है और इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्प्शन से भी आता है। यानी जो अभी आप खाते हो, ठीक है, कोई भी फैट्स वाली चीज़ अगर आप खाते हो तो वहाँ से भी आप लोगों को ऑब्जॉर्ब होता है स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू। साथ ही साथ हमारा लीवर भी इसे सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो liver synthesize cholesterol and also comes from intestinal absorption, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। जो फूड रिच होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, जैसे आप बटर, घी, ये सब चीज़ें खाते हो, वेजिटेबल ऑयल्स खाते हो, वनस्पति घी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो है वो रिच इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल आपको कहाँ से मिलता है? फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल, जैसे क्या हो गया, जो भी फैट एनिमल फैट वाली चीज़ें हो गई, बटर हो गया, ठीक है, घी हो गया, ठीक है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें से जो है आपको क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो गया, जो कि आजकल की नॉर्मल जो है बहुत सारे लोगों को ये जो डिज़ीज़ जो है वो हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो है वो नॉर्मल देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड लीड्स टू हार्ट डिजीज़, ये हार्ट डिजीज़ जो है वो करवा देता है, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली हो चुकी है अब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो हार्ट अटैक से होती है। तो उसका एक मेजर रीज़न भी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी सारे पर्सन्स में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में लिपिड्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे लिवर सिंथेसाइज कर रहा है या आपका इंटेस्टाइन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इसको ले जाने का ये ऐसे ही नहीं घूमता है, इसके साथ में एक कंजुगेशन होता है लिपिड के साथ में, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, ठीक है। जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। तो ज़रा हम समझते हैं। कोलेस्टेरॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी, ठीक है, कंजुगेशन
with lipids forming लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जैसे लाइपोप्रोटीन्स कौन कौन से हो गए, दीज आर जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो आपको कभी भी हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब ये हमारी बॉडी में बढ़ता है ना तो फिर हार्ट डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉजेज हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये अगर आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये फिर हार्ट डिजीज़ करता है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन एक और आता है, दैट इज़ VLDL, ठीक है। VLDL क्या है, इट इज़ अ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज़ अ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉजेज हार्ट डिजीज़, तो ये भी हार्ट डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो VLDL के बारे में है, ठीक है। तो अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL अगर बॉडी में बढ़ेगा तो कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी की अगर हम बात करें, ये तो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे हमारी बॉडी में। नेक्स्ट ए हमने प्रोटीन पढ़ा, बी हमने डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, सी हम वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं ज़रा देखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, जैंथीन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो जैसे हो गया यूरिया, ये प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया और जैंथीन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया जो है नॉर्मल ब्लड में जो कितना % होता है, तो अराउंड हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है, ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो 17 to 30 mg%, ठीक है, mg/dl% जो है वो हमारी इन ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है 17 से 30 mg% में समझ सकते हो, यानी मिलीग्राम के % में समझ सकते हो कि 17 से 30% जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ब्लड यूरिया इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इफ़ ब्लड यूरिया इंक्रीज़ बाय 40 mg% यानी 40 mg% से इंक्रीज़ हो जाए, सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दीज कंडीशन टर्म्ड एज यूरेमिया। यूरेमिया हम जो है इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। यूरेमिया डेवलप हो गया, ठीक है, यूरेमिया जो है वो डेवलप हो गया अगर यूरिया का कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीकोगुलेंट्स फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। कुछ एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी वाला एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं। जैसे एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हो गए, जैसे हिपैरिन हो गया,
एंटीकोगुलेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो कि ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ब्लड क्लॉटिंग का कोगुलेशन का मतलब हो गया ब्लड का थक्का बनना, जैसे आपका हाथ कटा तो वहाँ पे एक खून का थक्का बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग। एंटी कोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, जो उस खून के थक्के को वापस से नॉर्मल करते हैं, यानी वापस से उसे डिसॉल्व कर दे। थोड़े टाइम बाद जो है, जब भी हमारे इंटरनल में कभी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उसे वापस से डिसॉल्व किया जाता है थ्रू एंटी कोगुलेंट फैक्टर। जो एंटी कोगुलेंट है जो कि कोगुलेशन के अपोजिट काम करते हैं, दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर सोचो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बन गया तो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। तो इससे क्या हो सकती है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, अगर हार्ट के आसपास की कोई वेन में हो गया तो, राइट, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हिपैरिन ये इंश्योर करता है कि ब्लड क्लॉटिंग, किसी भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ठीक है, तो उसे अगर होगी तो उसे डिसॉल्व कर देगा। नेक्स्ट है हीरोडिन। हीरोडिन के बारे में भी आपने सुना होगा। हीरोडिन क्या करता है, ठीक है, हीरोडिन भी एक एंटीकोगुलेंट है इन सलाइवा ऑफ लीच, ठीक है, एंटीकोगुलेंट इन सलाइवा ऑफ लीच, यानी लीच यानी जॉक के सलाइवा में जो है ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन इज ऑल्सो एंटीकोगुलेंट। वारफेरिन क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट एंड अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। सो एंटीकोगुलेंट एंड प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है, वारफेरिन प्लांट प्रोडक्ट है ये, जो कि किसकी तरह काम करता है, एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस कंपाउंड भी हमारी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया, प्रोपर्डीन हो गया, ठीक है, ये सारे डिफेंस कंपाउंड हो गया, ठीक है। हार्मोन्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा से, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम ई की बात करें तो डिफेंस कंपाउंड हो गए, ठीक है, जैसे लाइसोजाइम हो गया, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को डिसॉल्व करता है बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स पेप्टिडोग्लाइकेन वॉल। तो सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके लाइसोसोम जो है इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट ई एफ वाला समझ लेते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट करती है वो ब्लड में ही करती हैं, राइट, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, तो जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो भी हमारे ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा में आ जाते हैं, ठीक है। एक और टर्म है प्रोपर्डीन। लाइसोजाइम है डिफेंस कंपाउंड, एक और है प्रोपर्डीन, ठीक है। प्रोपर्डीन क्या काम करता है, प्रोपर्डीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है प्रोटीन का जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको, टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है, जो भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, ठीक है, और अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोपर्डीन उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। जो पैथोजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस उनको डिस्ट्रॉय करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, मेनली पेप्टिडोग्लाइकन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंटेंट था। आई नो कि काफ़ी लंबा वीडियो चला गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में और समझा के पढ़ा रही हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम फंक्शन भी समझ लेते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कोगुलेशन फैक्टर है ब्लड का, जो कि टेक पार्ट करते हैं इन प्रोसेस। तो जब मैं ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये मेंटेन करता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है। जैसे मैंने आपको किसके बारे में बताया था, एल्ब्यूमिन के बारे में बताया था, ठीक है। कौन इसमें रोल प्ले करता है, एल्ब्यूमिन, ऑर्गेनिक पार्ट में जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन हमारा, ठीक है, दैट इज एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही हुआ, ठीक है, जो कि जिसमें कि एल्ब्यूमिन जो है वो हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल एक्सर्ट द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज कंसिडरली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट देन द ग्लोबुलिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्लोबुलिन से कम होता है, ठीक है। सो इट कंप्राइजेज 52% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ द एल्ब्यूमिन इन 100 विल बी द एक्सर्ट प्रेशर इज द 5.5 mm ऑफ Hg। अगर आप 1 ग्राम एल्ब्यूमिन लोगे 100 ml ब्लड में तो वो 5.5 जो है mm Hg जो है प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जबकि ग्लोबुलिन सिर्फ 1.5 mm ऑफ Hg को जो है वो एक्सर्ट कर पाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा जो मेन ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करता है वो कौन सा है, हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट है मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का विस्कोसिटी मेंटेन करके रखता है। विस्कोसिटी समझते हो, विस्कोसिटी इज द जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि कितना विस्कस है फ्लूइड। अगर आपने ये कोई स्लाइड है, ठीक है, कोई स्लाइड है, इस पर आपने कोई पानी का ड्रॉप डाला, ठीक है, तो वो पानी का ड्रॉप कितना जल्दी फैलता है, दैट इज़ द विस्कोसिटी। या हम इससे भी समझ सकते हैं विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा mainly globulin due to a larger molecular weight and asymmetric in their structure responsible to extend some viscosity of the blood। ये viscosity of the blood में मदद करता है, यानी हमारी ब्लड को थिक बनाता है, ठीक है। viscosity is the resistance movement। जैसे अगर कोई पानी इधर को फ्लो हो रहा है तो इसके बैकवर्ड में भी एक प्रेशर लगता है जिसे हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि अगर वाटर है, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो है वो अगेंस्ट द मूवमेंट लगता है। तो हमारी विस्कोसिटी जो ब्लड की है वो कौन मेंटेन करता है, हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे रिलेटिव विस्कोसिटी ब्लड जो 4.7 इन मैन में होती है, 4.4 वुमेन में होती है और 4.2 जो है वो चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का ब्लड क्लॉटिंग में रोल दिखा रखा है। जैसे प्लाज्मा हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए और डैमेज टिश्यू हो गए। प्लेटलेट्स भी जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं और प्लाज्मा, ठीक है। और डैमेज टिश्यू ये सब के सब थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रीट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की मदद से थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन इज एन एक्टिव, ठीक है। और थ्रोम्बिन को देन फिब्रिनोजेन फाइनली जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट कर थ्रोम्बिन जो है फाइनली फिब्रिनोजेन को जो है वो कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन को, ठीक है। और फाइनली जो है फिब्रिन बन जाता है तो आपका क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। प्रो का मतलब जिस एंजाइम के भी बाहर से आगे से प्रो लग जाए तो वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोप्लास्टिन ने विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, और फिर थ्रोम्बिन ने जो है फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट किया फिब्रिन क्लॉट में, ठीक है। तो ये सारा जो है वो रोल है, ठीक है। तो ये रोल है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्ट एज अ बफर की तरह भी काम करता है प्लाज्मा, ठीक है, जो एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो प्लाज्मा बफर की तरह काम भी करता है। एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्व की तरह काम करता है, बहुत सारा प्रोटीन अभी हमने देखा, ठीक है। CO2 को कैरी करने का काम करता है। याद रखना, इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। एक बार CSIR नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है प्लाज्मा प्रोटीन का। तो मैं प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फंक्शंस तो आपको पता होने चाहिए। साथ में एक फंक्शन ऐसा है जो उसका नहीं है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपका प्लाज्मा प्रोटीन नहीं करते हैं, प्लाज्मा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म ट्रिफ्रॉन्स का प्रोडक्शन करना। द ल्यूकोसाइड प्रिपेयर सब्सटेंस फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड ट्रिफॉन्स, ठीक है। जो ल्यूकोसाइड जो प्रिपेयर करते हैं सब्सटेंस प्लाज्मा प्रोटीन से, उन्हें हम ट्रिफॉन्स बोलते हैं। ये ज़रूरी होता है नरिशमेंट ऑफ द सेल ग्रोथ इन
कल्चर में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ट्रिफॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, नया टर्म है, याद रखना। एंटीबॉडीज़ तो आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड, ठीक है। कुछ सब्सटेंस जैसे हार्मोन, आयरन, ये सब सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपने एंड से पढ़ सकते हो, जहाँ पे अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली जो है वो ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।